Question number 1, MCQs. Part 1. Which of the following is ignored during program execution? इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको इग्नोर किया जाता है? देखें, रिजर्व वर्ड्स तो 80 के करीब हैं C++ में, जिनके मखसूस काम है प्रोग्राम में, उसको कंपाइलर ने रीड करना ही करना है, जैसे कि इंटीजर और फ्लोट वगैरह। पार्ट बी है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कांस्टेंट नंबर भी जब किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हो तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, इग्नोर थोड़ी करेंगे। कांस्टेंट क्वालिफायर का काम आपको बताया था कि अगर किसी वेरिएबल को फिक्स वैल्यू देनी हो तो साथ में कांस्टेंट लिख देते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास ऑप्शंस में? कमेंट, यस। जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट पे आप डबल स्लैश के बाद लिखें तो कंपाइलर इस कमेंट को इग्नोर कर देता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। पार्ट 2, व्हाट इज़ रेंज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर? इतने सारे नंबर्स, आपको ये टेबल मैंने इस वीडियो में समझाया था कि कैसे याद करना है। देखें, सबसे पहले तो ये याद कर लें कि सिर्फ शॉर्ट वाली टाइप्स के लिए 2 बाइट्स यूज़ होते हैं, बाकी सब की 4 बाइट्स हैं। और 2 बाइट्स में भी अनसाइंड मतलब कि सादा शॉर्ट इंटीजर नहीं, यानी माइनस वाले नंबर्स ना हों, सिर्फ ज़ीरो ऑनवर्ड्स हो। पर कहाँ तक? ये रेंज 0 से 65,535 तक कैसे आई? 2 बाइट्स में देखें 16 बिट्स होती हैं, तो 2⁻16 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो बनता है 65,536। लेकिन 0 से शुरू करें तो ये भी इंक्लूड होगा 0 और जाएगा कहाँ तक? 65,535 तक। और एक और निशानी करेक्ट ऑप्शन की हमेशा कि ये ऑड नंबर पे एंड होती हैं। यहाँ तो आखिर सारे ही खैर से ऑड नंबर थे, पर अगर एंड पे इवन नंबर हो तो मतलब कि वो रॉन्ग ऑप्शन है, वो तो आप फ़ौरन ही क्रॉस आउट कर सकते हैं। पार्ट 3, इन C++ द एक्सप्रेशन सम इज इक्वल टू सम प्लस n कैन ऑल्सो बी रिटन एज। देखने में सारी एक जैसी लग रही होती हैं, कन्फ्यूजन होती है। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर वाला सवाल है। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी होगा और असाइनमेंट ऑपरेटर भी। इसको टेबल की मदद से समझते हैं। पहले वाले को देखें, रिज़ल्ट का याद रखें हमेशा कि लेफ़्ट वाले वेरिएबल में आना है, लिहाजा लेफ़्ट वाले वेरिएबल के साथ आप इक्वल टू का साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा लेंगे, और बाकी अब दोनों वेरिएबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर को लिख लेना है, जैसा पहले वाले में a+b, दूसरे में k-n, तीसरे में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n, फोर्थ में n/m और फिफ्थ में x%y। तो हमारे केस में फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n और इसको सम प्लस इज़ इक्वल टू n। देखें, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n, सम प्लस इज़ इक्वल टू n, बिल्कुल इस फॉर्मेट पे है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू ऑपरेटर? बी और सी के अंदर जो है कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि इन दोनों में से कुछ होगा। इसके लिए आप जहन में ये वाला टेबल आना चाहिए फौरी तौर पे, जिसको मैंने आपको चुड़ैल आइमरिल्ला से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद करवाया था। उससे आपको जल्दी याद आ जाएगा, वरना आप अचानक पेपर में इतने सारे देखेंगे ऑप्शंस तो टेंशन में आ जाते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर का साइन ये है, ये वाला नहीं है, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो एंड में आपने देखा है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इज इक्वल टू जब अकेला हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जब दो इक्वल टू हो तो वो इक्वल टू ऑपरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर? ये तो बहुत ही आसान है, आपको मैंने 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं। देखें, ऑप्शन ए लॉजिकल एंड है जो कि सीरियल 6 पे है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि सीरियल 2 पे है, क्योंकि मैथमेटिक्स अरिथमेटिक एक जैसा लफ्ज़ है। ऑप्शन सी रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि सीरियल 5 पे है, और ऑप्शन डी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सीरियल 4 पे है। तो पार्ट बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है अरिथमेटिक ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन? देखें, कंपाउंड कंडीशन को लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन किया जाता है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन इसलिए कहते हैं कि उन कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड या और इस्तेमाल करके जॉइन किया जाता है। तो हमारा आंसर है लॉजिकल ऑपरेटर।
द नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व फॉर अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप फ्लोट इज़ 2468। आपको ये टेबल मैंने इस वीडियो में भी समझाया था और थोड़ी देर पहले एक MCQ में भी। सिवाय शॉर्ट वाले डेटा टाइप्स के बाकी तमाम डेटा टाइप्स जो हैं वो 4 बाइट्स की होती हैं, जिनमें कि ऑब्वियसली फ्लोट भी है, तो हमारा आंसर भी 4 होगा। हाउ द कर्सर इज़ मूव्ड टू नेक्स्ट टेबुलर पोजीशन फॉर प्रिंटिंग डेटा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखें, ये एस्केप सीक्वेंस का काम है और उसमें \T यानी टैब का काम है कि 8 कैरेक्टर्स का गैप के बाद आप अगला वर्ड प्रिंट हो। जैसे कि ये स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट इस तरह से आएगी। लफ्ज़ C++ में ख़ुद 3 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद मज़ीद 5 कैरेक्टर्स का गैप दिया जाएगा। इज़ में 2 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 8 कैरेक्टर्स का गैप देंगे। ए में 1 कैरेक्टर है, इसके बाद 7 कैरेक्टर्स का गैप देंगे। हाई में 4 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 4 कैरेक्टर्स का गैप देंगे। लेवल में 5 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 3 कैरेक्टर्स का गैप देंगे। लेवल लैंग्वेज में 8 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद अगर टैब देते तो पूरे 8 स्पेसेस का गैप आता। तो हमारा आंसर कि नेक्स्ट टेबुलर पोजीशन पे कैसे जाएंगे, एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके। क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन 1 डिफाइन रिजर्व वर्ड एंड गिव 3 एग्जांपल्स। इसका आंसर बुक के पेज 42 पे है। मैं आपको इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 325 से 545 के बीच में समझा चुका हूँ। वैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स नज़र से गुजार लें ताकि याद रह जाए। इंट, फ्लोट, सी आउट, इफ़, वाइल वगैरह। 3 की जगह 5 एग्जांपल्स आपको दिखा दी हैं रिजर्व्ड वर्ड्स की कि ये आप ख़ुद नहीं यूज़ कर सकते, इनका एक मखसूस काम होता है प्रोग्राम में। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। इसका आंसर भी बुक के पेज 41 पे है। ये भी इस वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प 325 से 545 के बीच में समझाया था। इसकी कुछ और एग्जांपल नज़र से गुजार लें कि याद रहे। हैश टैग इंक्लूड iostream.h यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर। फिर है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर, और इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, यानी मेन फंक्शन शुरू होने से पहले पहले लिखने होते हैं। State whether the following variable names are valid or invalid. State the reason for valid name. इसके रूल पेज 45 पे हैं बुक में। ये इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 814 से 1046 के बीच में समझाया था। चलें बारी बारी ए से एच तक स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए देखें, वैलिड है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है और साथ सिर्फ नंबर्स हैं। पार्ट बी भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर से स्टार्ट करने की इजाज़त है। पार्ट सी इनवैलिड है क्योंकि स्टार्ट सिर्फ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से किया जा सकता है, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं, नंबर से नहीं किया जा सकता। पार्ट डी इनवैलिड है क्योंकि बीच में फुल स्टॉप है जो कि स्पेशल कैरेक्टर है। पार्ट ई वैलिड है क्योंकि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा और बाकी क्या हैं, सिर्फ नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट्स भी। पार्ट एफ इनवैलिड है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर डॉलर यूज़ हो रहा है, स्पेशल कैरेक्टर की इजाज़त नहीं होती। पार्ट जी वैलिड है, बीच में अंडरस्कोर क्यों लिखा जाता है, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए स्टार्ट में भी अंडरस्कोर की इजाज़त है और बीच में भी इसकी इजाज़त है। अगला एच इनवैलिड है क्योंकि ये तो एक रिजर्व्ड वर्ड है, सी आउट, जो कि आप वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, इसका एक फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, C++ में। वाई एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज्ड, गिव 3 एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन। ये बुक में पेज 51 पे आ गए हैं। ये इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 2832 से 3131 के बीच में समझाई थी। चलें अगर 3 एग्जांपल्स की सिर्फ बात करें तो \n का मतलब है कि कर्सर को न्यू लाइन के स्टार्ट पे ले जाएं, \t का मतलब है कि कर्सर को एक टैब आगे मूव करें हॉरिजॉन्टली, और \a से मुराद है कि एक अलार्म साउंड करे। डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये बुक के पेज 60 से 62 पे है। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प 4102 से 5820 के बीच में मैंने समझाया था, अलॉन्ग विद ऑल अदर ऑपरेटर्स। सीरियल 5 और सीरियल 6 पे रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन या कंपैरिजन कराते हैं, जिसकी बेसिस पे कंप्यूटर प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं। जबकि लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें डिसीजन लेने के लिए कम से कम 2 रिलेशनल कंडीशंस हों तो उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से कंबाइन करके लिखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रैक्टिकल किस्म का क्वेश्चन आ गया। इसके 3 पार्ट्स हैं। अगर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों तो आउटपुट क्या होगी, बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेटमेंट की आउटपुट देखें, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमास में है वो तो एज इट इज़ आएगा, और जो उसके बाद 17/3 की कैलकुलेशन है
वो बैकग्राउंड में कैलकुलेट होगी और आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ आंसर नज़र आएगा 5। सेकंड स्टेटमेंट की आउटपुट देखें, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो तो एज इट इज़ आएगा और जो उसके बाद 10.0 डिवाइड बाय 4 की कैलकुलेशन है वो बैकग्राउंड में कैलकुलेट होगी और आउटपुट स्क्रीन पे आएगा 2.5। क्यों? यहाँ क्यों एक्यूरेट कैलकुलेशन करके रिमाइंडर 0 लाया C++ ने? क्योंकि 10.0 की टाइप है फ्लोट और जब दो नंबर्स डिवाइड या मल्टीप्लाई हों C++ में जिनमें एक फ्लोट हो तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की आउटपुट देखें, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो तो एज इट इज़ आएगा और जो उसके बाद 40 डिवाइड बाई 5 परसेंटेज 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की कैलकुलेशन है वो बैकग्राउंड में होगी। 40 डिवाइड बाई 5 से क्या आएगा? 8। तो जहाँ पे 40 डिवाइड बाई 5 हमारे पे लिखा हुआ है वहाँ पे जहन में लिख लें आप 8। अब क्या है आगे करना हमने? 8 परसेंटेज 3 यानी 8 डिवाइड बाई 3 के नतीजे में जो रिमाइंडर आएगा वो है 2। तो अब 8 परसेंटेज 3 की जगह आप जहन में लिख लें 2 और फाइनली 2 मल्टीप्लाई बाई 7 से हमारा आंसर आएगा 14। तो स्क्रीन पे जो यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन लिखी हुई थी उसके जवाब में 14 हमारा आंसर आएगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीजर एक्सप्रेशन। इसके 6 पार्ट हैं जिनको करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद होना चाहिए जो मैंने चुड़ैल आइमरीला के नाम से सिखाया था। यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, प्लस माइनस ही यूज़ होना है, लिहाजा याद रखना मुश्किल नहीं है, मैथ्स ही की तरह है। पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज होते हैं, बाद में प्लस माइनस। सिर्फ जब पेरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी तो उसको बाकी तमाम ऑपरेटर्स पे प्रेफरेंस मिलेगी। पार्ट ए में देखें, मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 बनेगा 20 और 20 प्लस 3 से बनेगा 23। पार्ट बी में 4 मल्टीप्लाई बाई 5 को सॉल्व करने से आएगा 20, फिर 20 डिवाइड बाई 10 से आएगा 2 और 2 प्लस 8 से आएगा 10। पार्ट सी में पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे और पेरेंथेसिस के अंदर क्योंकि प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी, और आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 से बनेगा 21। अब 2 प्लस 21 से आएगा 23 और इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 23 से आएगा 69। पार्ट डी में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 6 से क्या आएगा? देखें 2 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा आंसर 0 ही आएगा। अब 20 प्लस 0 प्लस 3 बिल्कुल आसान है, 23 आ गया। पार्ट ई में पहले दोनों पेरेंथेसिस को अलग-अलग सॉल्व करें। 20 माइनस 2 से आएगा 18 और 6 प्लस 3 से आएगा 9। अब 18 डिवाइड बाई 9 बहुत आसान है, आंसर आएगा 2। पार्ट एफ में सिंपल डिवीजन करके रिमाइंडर पता करना है तो करते हैं। 25 डिवाइड बाई 7, इससे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है? 4। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस दैट हैव इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। इसके 3 पार्ट्स हैं। पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में सिर्फ ये फ़र्क है कि अब डेटा टाइप में सिर्फ इंटीजर नहीं फ्लोटिंग पॉइंट भी होंगे। पार्ट ए में देखें, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइड बाई 2 दोनों इंटीजर्स हैं तो इंटीजर डिवीज़न करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 7। अब देखें इसमें 2 डेटा टाइप्स फ्लोटिंग पॉइंट्स की हैं और एक इंटीजर्स। ऐसी सूरत में कंपाइलर इंटीजर टाइप को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट में। इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिकली। आपको याद है एक और भी हम लोगों ने टाइप पढ़ी थी, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ फ्लोट लिखना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई फ्लोट बन जाओ। जबकि एक्सप्लिसिटली के मुकाबले में जो हम लोग इम्प्लिसिटली करते हैं कंप्यूटर खुद ब खुद कर लेते हैं, दाएं बाएं वालों को देख के कि यार बाकी सारे फ्लोटिंग है तो इसको भी फ्लोट बना लो। अब इनको प्लस करने से आंसर आएगा 21.3। पार्ट बी में भी सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से 15.0 को 2 से डिवाइड करेंगे और क्योंकि इनमें 15.0 फ्लोटिंग पॉइंट है और 2 इंटीजर, जब 2 में एक भी फ्लोटिंग पॉइंट हो तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन की जाती है और इससे हमारा आंसर एक्यूरेट आता होता है और ऊपर 7.5 आया। अब इन तीनों को प्लस करें, आंसर आता है 21.8। पार्ट सी में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल प्रेसिडेंस के हैं तो ऐसे में लेफ़्ट टू राइट करना होता है। पहले डिवाइड करेंगे तो देखें 4 6 से डिवाइड नहीं हो सकता,
हमारा आंसर 0 होगा। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 3.0, क्योंकि आंसर 0 आता है इससे, पर इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट है, लिहाजा आंसर 0 को भी फ्लोटिंग पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे 0.0। अब फाइनली 0.0 और 6 को ऐड करना है, इसमें भी एक फ्लोटिंग पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली आंसर भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, क्या? 6.0। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? ये प्रोग्राम है। सबसे पहले 3 वेरिएबल डिफाइंस किए हैं विद डेटा टाइप इंटीजर, फिर उनमें नंबर 1 और नंबर 2 को इनिशियलाइज़ किए विद नंबर्स 13 एंड 20, फिर उनको सम करके आंसर 33 को वेरिएबल टोटल में स्टोर किया है। अभी तक स्क्रीन पे कुछ आउटपुट नहीं हुआ, पर अब जब सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ द टोटल ऑफ, फिर नंबर 1 क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है लिहाजा उसकी वैल्यू 13 डिस्प्ले होगी, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ एंड डिस्प्ले होगा, फिर नंबर 2 क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है लिहाजा उसकी वैल्यू 20 डिस्प्ले होगी, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ इज़ डिस्प्ले होगा, और आखिर में टोटल क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है लिहाजा उस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू क्या थी? 33, वो डिस्प्ले होगी। और एंड में एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे चला जाएगा। और फाइनली क्या है? गेट ख, इसकी वजह से आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहेगी जब तक कि हम कोई की प्रेस ना कर दें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? ये प्रोग्राम है। अब इसको बिना हाईलाइट किए पढ़ाता हूँ क्योंकि अब आपको लाइव प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले देखें, वेरिएबल n को डिफ़ाइन किया है एज इंटीजर, फिर उसे इनिशियलाइज़ किया है एट नंबर 10। अब सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा? जो कुछ इन्वर्टेड कॉमास में है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और n की जगह पे जो इसकी वैल्यू है 10 आ जाएगी, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा। अब कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। पहले वैल्यू 10 थी और एक इंक्रीमेंट के बाद हो जाएगी 11। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट क्या होगा हमारे डिस्प्ले पे? द वैल्यू ऑफ n नाउ इज़, n की वैल्यू क्या हो गई थी? 11, तो इसकी जगह 11 लिखेगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की जगह नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाने का काम कर देगा। अब इस n++ की वजह से क्या होगा? n की वैल्यू 11 से बढ़ के 12 हो जाएगी, इसकी वजह से 13 हो जाएगी, तो अभी n की वैल्यू हमारी 13 है। ये बैकग्राउंड में कैलकुलेट हो रहा है। जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा तो द वैल्यू ऑफ n नाउ इज़, ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो एज इट इज़ आ जाएगा। इस n की जगह अब ये 13 की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की जगह नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अभी देखें n माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो n की वैल्यू 13 थी, कम होके 12 हो गई है। सी आउट की वजह से अब क्या होगा? द वैल्यू ऑफ n नाउ इज़, एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। n की जगह इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है 12 वो आ जाएगी, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पर चला जाएगा। और फाइनली गेट ख की वजह से हमारी ये स्क्रीन होल्ड रही है। अगर ये ना होता तो जैसे ही ये प्रिंट हुआ था ये फ़ौरन स्क्रीन गायब हो जाती। अब ये सिर्फ तब गायब होगी जब हम कोई चीज़ क्लिक कर दें, कोई की। Study with me, a learning experience.